नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और अगले 1 घंटे आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे। इसके साथ ही बाजार पर भी अहम रणनीति आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले वो तौर तरीके जान लीजिए जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के एक आधे हिस्से में आपको एक नंबर फ्लैश होता नजर आ रहा है। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके और मैसेज करके आप अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। यूट्यूब पर लाइव कमेंट करके भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ये तो हुआ तौर तरीका, लेकिन अब जरा बाजार पर निगाह डाल लेते हैं। तो बाजार में आज लगातार जो पूरा हफ्ता पिछला था, जिस तरह का डेंट लगा था, वहां से बाजार संभलता हुआ ब्रेक लग चुका है गिरावट पर। और आप देखिए 23,750 के पास इस वक्त निफ्टी एक वक्त पे 23,800 के ऊपर भी गया था। इस वक्त लगभग 150 अंकों से ज्यादा की मजबूती आप देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी में देखिए तो लगभग 650 अंकों की यहां पर मजबूती नजर आ रही है। 51,300 के ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ बैंक निफ्टी। आज के अगर गेनर्स की बात करें, जेएसडब्ल्यू स्टील 2.25% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 2.25% की तेजी, ट्रेंट में लगभग 2% की तेजी और एचडीएफसी बैंक, ग्रासिम और टाटा स्टील जैसे स्टॉक लगभग 1.5 से 2% ऊपर नजर आ रहे हैं। दबाव कहां है? एचडीएफसी लाइफ यहां पर 0.5% की गिरावट के साथ निफ्टी का टॉप लूजर। एचडीएफसी लाइफ के अलावा टीसीएस, अपोलो हॉस्पिटल, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स पर आज दबाव है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देख पा रहे हैं कि आज भी जो एडवांसेस हैं उनका जो भार है वो कम है और 1536 शेयर इस वक्त डिक्लाइन में है और 965 शेयर हैं जो कि आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। अहम खबरों के बारे में भी मैंने आपको बताया। इस वक्त चर्चा में हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ यस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला साहब जुड़ चुके हैं और एंजल वन से अमरदेव सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग अमर जी, गुड मॉर्निंग लक्ष्मीकांत जी। सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूंगा। जाहिर सी बात है बाजार रिकवर हुए हैं, बाजार से बेहतर संकेत हैं। ऐसे में बाजार पर अब रणनीति बहुत मायने रख जाती, क्योंकि पूरा हफ्ता जो पिछला था, जिस तरह का डेंट बाजार ने झेला था, शायद ही कोई ऐसा दिन था जहां पर थोड़े भी पॉजिटिव संकेत नजर आए हों। का सेशन में थोड़ी बहुत रिकवरी को छोड़ दिया जाए तो अब बताइए ये जो आज मोमेंटम है इसको किस तरह से देखा जाए और निफ्टी और बैंक निफ्टी में किन लेवल्स का ध्यान दिया जाए? देखिए, जिस हिसाब से मार्केट ने अपने 200 डीएमए लेवल को ब्रेक किया था फ्राइडे में, वहां पे हमें एक लॉन्ग बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखा था। तो उसके अनुसार अभी भी मार्केट अपने टेंटेटिव लेवल्स पे ही है। मुझे मतलब यहाँ से अगर मार्केट को मोमेंटम अगर रीगेन करना है तो जो सबसे पहला हर्डल आ रहा है वो आ रहा है 23,850 के आसपास। वहां पे हमारा 200 डीएमए है, तो वो पहला हर्डल है। उसके बाद जो फ्राइडे का करंट स्विंग हाई था अराउंड द लेवल्स ऑफ 24,070, सो वो हमारा नेक्स्ट हर्डल होगा। तो अगर मार्केट को मोमेंटम रीगेन करना है तो ये दोनों हर्डल निकालने होंगे और एक क्लोजिंग इसके ऊपर देना होगा। देन आफ्टर हम एक पुल बैक का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। पर मुझे अभी भी लगता है कि ऊपर से सेलिंग आने की उम्मीद है। और यहाँ से मार्केट अगर अभी जो इमीडिएट लो है 23,700 का, उसके नीचे फिसलता है तो वहां से फिर से हमें 23,500 के लेवल्स निचले स्तर पर दिखाई देंगे। तो हो सकता है जो करंट पुल बैक आया हो एक डेड कैट बाउंस में कन्वर्ट हो जाए, अगर हमें क्लोजिंग 24,070 के ऊपर नहीं मिलता है आने वाले समय में। तो वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसका जो ओपन और जो लो है वो सेम है। बट स्टिल अगर हम ऊपर के लेवल देखेंगे तो 51,800 से लेकर 52,000 के हर्डल्स अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर बनने की उम्मीद है। हालांकि जो निचले 200 डीएमए है जो 50,500 के आसपास आ रहा है, उसको फ्राइडे को डिफेंड तो किया था। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अहम लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो 50,500 के लेवल के ऊपर सस्टेन होना होगा आने वाले समय में। ठीक है, तो ये है रणनीति आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर नजर आती हुई, और लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगले कॉलर को इस बीच जोड़ते हैं। जितुराज पाटिल हमारे साथ जुड़े हैं। जितुराज जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? मैं जलगांव महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। अरे वाह, कैसे हैं आप?
बस बहुत बढ़िया, आप बोलिए। मैं भी अच्छा हूँ। बताइए किस तरह से मदद की जाए आपकी? कौन सा शेयर मेरे लिया पास है? किस भाव पे लिया था आप? आरवीएनएल के 31.39 पे लिए मैंने 217 शेयर। भविष्य में होल्ड करना है या क्या करना है सर, आप बताइए। ये तो आप तो बड़े लंबे इन्वेस्टर हैं। हाँ क्या सर। 2022-22 में खरीदा था क्या? हाँ, समथिंग है। चलिए, सबसे पहले तो आपको भर भर के बधाई, क्योंकि धन्यवाद इतने सर। अच्छे लेवल पे खरीदने के बाद मुनाफा आपने खूब बांधा है। अभी और जी कितना सर, समय देना चाहते हैं? मैं कम से कम 5 से 10 साल भी होल्ड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आप देखिए कि किसी स्टॉक में ख़ास तौर पे पहचान करके अगर आप बहुत लंबे अरसे तक बने रहते हैं, वो भी ख़ास तौर पे एक ऐसे जगह पे जहाँ पे रेल इंफ्रा और बाकी चीज़ों में प्रोग्रेस हो रही है, तो आप देखिए कितना शानदार मुनाफा इन्होंने कमाया है। यहाँ पे लगभग 32 रुपए के भाव पे ख़रीदारी इन्होंने की हुई है। अ, अमर जी, बताइए, अभी इनको कोई जल्दबाजी नहीं है, 4 से 5 साल भी आरवीएनएल को दे सकते हैं। 32 रुपए के आसपास की खरीद है, क्या राय रहेगी? देखिए, आरवीएनएल की बात करूं तो ये तो इज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, और रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरह की स्पेंड हमें अगले 10 to 15 इयर्स में इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अब चाहे एयरपोर्ट्स हो, रेलवेज हो, पोर्ट्स हो। और रेलवेज जो है वो उसकी जो मतलब क्षमता है उसको बढ़ाने की जरूरत है, उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन की जरूरत है, उसमें बहुत मतलब अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन। तो जैसे डबलिंग ऑफ गेजेस हैं, न्यू लाइन्स है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है, मेजर ब्रिजेस हैं, तो ये सब में ये कंपनी जो है काफी एक्टिव है। मतलब इनका जो कोर स्ट्रेंथ्स है वो ये रहा है। और कंपनी, यदि मैं आरबीएनएल की बात करूं तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो बढ़ी है, सेल्स बढ़ी है। जून से सितंबर क्वार्टर देखूं तो ऑलमोस्ट 20% की सेल्स की ग्रोथ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी करीब 30% की ग्रोथ रही है, ऑलमोस्ट 25-30% की। तो ये स्टॉक में यदि वो लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं तो अच्छी बात है। देखिए, लंबे समय तक उन्हीं स्टॉक्स में बने रहना चाहिए जिनमें 2 फैक्टर्स खास करके हों। एक तो वो सेक्टर जो है उसका फ्यूचर ब्राइट रहे, और दूसरा वो कंपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पे रहे। तो उस पर, और इनकी बाइंग प्राइस भी बहुत अच्छी है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म में ज़रूर ये होल्ड करें। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर हिम, और कहीं न कहीं ये इनको और अच्छे रिटर्न्स और मल्टीप्लायर इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो बने रहने की आपको सलाह यहाँ पर आरवीएनएल में। विनय सिंह बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय जी, नमस्कार। बिहार में कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं बिहार छपरा से बोल रहा हूँ सर। बताइए, क्या मदद की जाए आपकी? मेरे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 278 पे 1000 शेयर्स है सर। मैंने अभी 2 महीना पहले लिया था। मैं 5 साल होल्ड करने की ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, राय जानना चाहता हूँ। ठीक है। चूंकि लंबी अवधि का होल्डिंग पे नजरिया, क्या अमर, आपके पास ही आना जी। चाहूंगा मैं। 278 की इनकी बाइंग है। कम से कम पीएल में उन्होंने एक ऐसे स्तर पे बाइंग की है कि कम से कम मुनाफा हो रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 6 महीने की इसकी पूरी स्थिति देख रहे हैं तो वो बड़ा अप एंड डाउन रही है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे में बीईएल की परफॉर्मेंस को लेकर भी बड़ा सवाल है। लेकिन इनका बहुत लंबी अवधि का है, मतलब ये कह रहे हैं कि 3 से 5 साल तक भी मैं रुक सकता हूं। तो बताइए, इनके खरीद भाव 278 के हिसाब से क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए, इनकी जो बाइंग है वो ज़रूर अभी फ़िलहाल लग रहा है कि हाई लेवल्स पे है, पर मैं ये मानता हूँ कि ये स्टॉक, यदि हम लोग इसे थोड़ा-सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें, तो पिछले 1.5 साल में स्टॉक इज़ अप बाय ऑलमोस्ट 3x। तो ₹100 के नीचे ट्रेड करता था मार्च में 23 में, अभी करीब 300 के आस-पास है। ऑलरेडी एक बहुत अच्छी रैली हो गई है स्टॉक में। पर मैं ये मानता हूँ कि कंपनी अगेन जो डिफेंस सेक्टर में है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, सप्लाईज है, मैन्युफैक्चरिंग है, और इनकी जो प्रेजेंस है वो डिफेंस में काफी अहम है। और तो मैं ये मानता हूँ कि इस स्टॉक में ये बने रह सकते हैं फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। और मैं तो ये भी कहूंगा कि यदि ये स्टॉक में करेक्शन आता है तो ही कैन लुक एट एवरेज बाइंग आल्सो, बिकॉज सेल्स जो है वो लगातार, यदि मैं सितंबर क्वार्टर को देखूं तो दैट इज अप बाय ऑलमोस्ट 10% जून क्वार्टर से। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंक्रीज हुई है, बट उसमें कहीं ना कहीं एक वॉलेटिलिटी हमें जरूर दिखती है। इनकी जो सेल्स हो और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है, जिस कारण से हमें शेयर प्राइस में एक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो मैं उससे पॉजिटिव वे में ये लेके कहना चाहूंगा कि जब भी इसमें कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन आए तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। इसमें आप स्टॉक एसआईपी के रूप में इसे रख सकते हैं, बट एटलीस्ट आप 5 इयर्स होल्ड करते हैं, उससे ज्यादा होल्ड करते हैं, इट कैन डेफिनेटली बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो ये है राय बीईएल पे आपको मिलती हुई।
उमेश कुशवाहा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से। उमेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। सर मैंने टाटा कंज्यूमर शेयर लिए हुए थे 1208 पर 216 शेयर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ मुझे इसमें कब तक बने रहना चाहिए प्रॉफिट में आने के लिए। ठीक है, तो कोई आपको नजरिया है 6 महीना साल भर क्या है कोई? हाँ 6 महीने 1 साल 6 महीने का, ठीक है। 6 महीने से साल भर का नजरिया, प्रॉफिट कब तक आ सकता है ये सवाल है इनका। बताएं लक्ष्मीकांत जी, क्या करना चाहिए टाटा कंज्यूमर में? 1208 ये इनकी बाइंग प्राइस है। ये बाइंग प्राइस तो इनकी काफी ऊपर है, वहां से ये स्टॉक काफी नीचे आ गया है और एक करेक्टिव मूव भी दिखा रहा है। हालांकि निचले स्तर पर जैसे कि इन्होंने बताया इनका थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन है, 6 मंथ अराउंड है, तो अराउंड मुझे लग रहा है कि 850 के सपोर्ट्स के साथ ये होल्ड कर सकते हैं। पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पे करेक्शन दिखाई दिया है, पर यहाँ पर जो 200 वीकली मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है वो काफी अहम है। तो जब तक ये स्टॉक 850 के ऊपर ट्रेड करता है तो इसमें बने रह सकते हैं। हालांकि अगर ये स्टॉक अगर 850 के नीचे आ जाता है तब उस दौरान उनको पोजीशन एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमें और भी निचले स्तर पर इसके डाउनसाइड के मूव हम देख सकते हैं। तो ये है राय टाटा कंज्यूमर पर आपको मिलती हुई। हर्ष गौर साहब का सवाल इस वक्त हम लेंगे। हर्ष नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ। बताइए क्या है आपका सवाल, किस स्टॉक पे आपकी खरीदारी है? सर मेरी पीएफसी पे खरीदारी है और मेरे पास 800 की क्वांटिटी है और 512 का शेयर मैंने एक लिया हुआ है। ठीक है, कब तक रुक सकते हैं, कोई नजरिया आपका? सर 3 मंथ तो एटलीस्ट मैं रुक नहीं सकता हूँ। 3 महीने का नजरिया है तो लक्ष्मीकांत जी मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। बताइए पीएफसी में क्या राय होगी? 512 की इनकी बाइंग है फिलहाल, 450 के स्तर पे पीएफसी। लगता है कि इस स्टॉक ने बेरिश क्रॉस ओवर के साथ एक डाउनवर्ड मूव शो कर रहा है स्टॉक, डेली और वीकली चार्ट्स दोनों पे ही। तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 470 480 के आसपास। तो जब तक स्टॉक इसके नीचे रहता है तब तक सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है और आने वाले समय में ये स्टॉक अपने जो प्रायर स्विंग लो है 430 वहां तक ये स्टॉक फिसल सकता है। अगर 430 के नीचे एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू मिलता है तो वहां से हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अगर इनका जो व्यू पॉइंट है वो केवल 2 से 3 महीने का ही है तो मुझे लगता है कि इनको ये स्टॉक एग्जिट कर देना चाहिए। तो एग्जिट करने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई, तो लक्ष्मीकांत जी बताइए एग्जिट करें तो कहां एंट्री की गुंजाइश रखें? देखिए मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक 430 और 425 के जोन पर आता है और वहां पर ये इस अहम सपोर्ट को होल्ड करता है और फिर उसके बाद अगर वहां पे हमें कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो देन हम यहाँ पर एक पोजीशन इनिशिएट करने का सोच सकते हैं। हालांकि जो रिबाउंड है वो अगर आएगा भी तो वो 475 480 जोन तक आएगा, जहां पर इसके 200 डीएमए के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं जो मर्ज हो रहे हैं 50 डीएमए के साथ। तो अपसाइड के मूव इसमें आने की संभावना थोड़ी सी कम है जब तक ये स्टॉक 480 के नीचे सस्टेन करता है। सर जो है वो ध्यान में रखना होगा और वहां से जो है फिर से रिव्यू करना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, ऑप्शंस के चैंपियन लेकर आते हैं आपके लिए। फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ध्वनि जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या राय है आज के लिए? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे जो रहेगा वो फार्मा सेक्टर से रहेगा। ल्यूपिन के अंदर अगर आप देखें यहाँ पे तो बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। डेली स्ट्रक्चर पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट विटनेस करने को मिल रहा है और यहाँ से ऊपर की तरफ आपको बुलिश साइड के साइड 2300 तक का आपको इसके अंदर टारगेट देखने को मिल सकता है। इसको हम कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड करेंगे। जनवरी सीरीज का आपको 2180 का ल्यूपिन का कॉल ऑप्शन खरीद के चलना है। 68 रुपीज के भाव के करीब आपको ये मिल जाएगा। कोई भी एक डिब्बी वहां तक मिलती है तो वहां पे इसको खरीद सकते हैं। 95 का लक्ष्य रहेगा और 55 का आपको इसके अंदर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अधिकतम मुनाफा 11,475 और नुकसान 5,525 तक का हो सकता है।
शुक्रिया करेंगे ध्वनि आपका इस अहम राय के लिए। तो ल्यूपिन 2180 की कॉल आपको 68 रुपये जनवरी सीरीज की प्रीमियम पर मिलेगी। लक्ष्य 95 का, स्टॉप लॉस 55 का, अधिकतम मुनाफा 11,475 का और नुकसान 5,520 तक का हो सकता है। लेकिन याद रखिए, सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर कहता है कि जोखिम बहुत है फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में, सोच समझ कर निवेश करें और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर। हफ्ते की कमजोरी के बाद अच्छी शुरुआत इस हफ्ते की। करीब 180 अंकों की तेजी के साथ 23,750 के पार निकलता हुआ निफ्टी। बैंकिंग शेयरों में भी अच्छी तेजी। निफ्टी बैंक 550 अंकों की तेजी के साथ 51,280 के आसपास कारोबार कर रहा है। कई सारे दर्शकों ने अपने सवाल भेजे हैं। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी कई सारे सवाल आए हैं। चंदन चौधरी बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर राय लेना चाहते हैं। उन्होंने अपनी खरीदारी की प्राइस नहीं बताई या टाइम होराइजन नहीं बताया, लेकिन शॉर्ट टर्म की अवधि से इस पर एक राय लेना चाहेंगे। अमर, आपसे पूछूंगी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस हाल ही में लिस्ट हुई थी, लेकिन जितने भी लिमिटेड चार्ट्स हैं उसके बेसिस पर आपकी इस स्टॉक पर क्या राय होगी? देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में एक अच्छी तेजी तो हम लोगों ने देखी है। तो कहीं ना कहीं एक उसके बाद फिलहाल फिर इसमें एक करेक्शन भी फिलहाल आया है हायर लेवल से, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी काफी रही है और अभी ये एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है टुवर्ड्स 120 ऑड लेवल्स। लेकिन जब तक ये 140-150 के ऊपर नहीं जाता, मैं ये मानता हूँ कि हायर लेवल्स पे थोड़ी सी सेलिंग रहेगी और लोअर लेवल्स पे 120 के आसपास का एक सपोर्ट रहेगा। यदि किन्हीं ने बाय कर रखा है तो वो इस लेवल पे इसे होल्ड करके फिलहाल रख सकते हैं और 140 के ऊपर ये सस्टेन करने लगता है तब कुछ इसमें रैली अपसाइड की बन सकती है, अदरवाइज ये कंसोलिडेशन फेज में रह सकता है। फेज में रह सकता है, ये राय बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, सोलार 91 क्लीन टेक के आईपीओ पर बीएसई ने सख्ती की है। एक्सचेंजेस ने आईपीओ के लिए बिडिंग पर अगले नोटिस तक रोक लगा दी है। इस पर और जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी शरद दुबे अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास और रेगुलेटरी एक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, रेगुलेटरी एक्शन जो है एसएमई आईपीओ का स्पेस जो है सख्त हुए जा रहा है। सेबी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए, लेकिन कुछ आईपीओज है जहां पे जो है आप देख सकते हैं अड़चन या बाधा आ रहे हैं और यहाँ पे जो है रेगुलेटर्स हो या एक्सचेंजेस हो वो जो है अपनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कह रहे हैं। यहाँ पे सोलर 91 क्लीन टेक करके एक एसएमई आईपीओ है, 106 करोड़ का आईपीओ था और यहाँ पे जो है आईपीओ बिडिंग जो है अभी बीएसई नोटिस में आज ही आया है कि आईपीओ बिडिंग पोस्टपोन हो गया। अब ये पोस्टपोन हुआ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए भी और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी अंटिल फर्दर नोटिस, ये लिखा हुआ है नोटिस में। उसके अलावा बीएसई ने कहा है कि कुछ क्वेरीज रेज हुए हैं और कंप्लेंट्स आए हैं मीडिया से और ओवरऑल आगे जाते हुए और एग्जामिनेशन लगेगा। इसके कारण जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं जो एंकर बुक आज खुलने का था वो अब नहीं खुलने वाला है और वो जो है पोस्टपोन होगा अंटिल फर्दर नोटिस। और उसके अलावा ऑफकोर्स याद रखिए रिटेल के लिए भी कल खुलने वाला, तो ऑफकोर्स बाय डेफिनेशन ही आप कहेंगे कि एंकर बुक अगर डिले हो रहा है तो रिटेल का भी जो है डिले होने वाला है। इसका अब मैं बता दूं जो बुक रनिंग लीड मैनेजर है वो है नारनोलिया फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है एसएमई स्पेस में और आईपीओ को लेकर जो है सख्ती आ रही है एक्सचेंजेस से भी, सेबी से भी और रिटेल इन्वेस्टर्स की भी जो जागरूकता कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और हमने जो है ईटी नाउ स्वदेश में हमेशा मेंटेन करके रखा है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ रहेंगे और एसएमई स्पेस में जो है कॉशियसली ट्रेड करेंगे ताकि इन्वेस्टर्स की जो है वेल्थ प्रिजर्व रहे और नुकसान ना हो। बिल्कुल, तो एक्सचेंजेस की सख्ती बढ़ती हुई इस एसएमई आईपीओस को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ शरद हमारे साथ जुड़ने के लिए।